Hey guys, hello and welcome to this lecture. Thank you so much for all the subscribers. Okay, so we are on our chapter number 4, that is audit evidence. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to learn all about audit evidence. Okay, so फटाफट से क्वेश्चन के पास चले जाते हैं. So जैसे आपको पता है, we take question and answers in our lectures, right? First 3 chapters के already uploaded है, as you know. And now we are moving forward. केस स्टडी बेस्ड जो MCQs है वो आप खुद से करोगे क्योंकि वो ज़्यादा है नहीं. ओके, ओनली 5 MCQs आर देयर so that you are going to do by your own. First 3 chapters already are uploaded. Question and answers I'm talking about. अभी हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट करने वाले हैं. इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं ऑडिट एविडेंस चैप्टर में, और करेक्ट इनकरेक्ट भी बहुत सारे हैं. तो चलो हम लोग फटाफट से ट्राई करेंगे 30 मिनट्स के अंदर ही हम लोग ये सारे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ख़त्म कर दे. ओके, सो पहला क्या है? परचेस इनवॉइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस. मैं आपको बता दूँ इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस के बीच में का फ़र्क. इंटरनल एविडेंस मतलब जो कंपनी के अंदर से ही एविडेंस मिल रहा हो. एक्सटर्नल एविडेंस मतलब कि जो हमें कंपनी के बाहर से एविडेंस मिल रहा है, जैसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल. सो इसमें क्या क्वेश्चन है कि परचेस इनवॉइस जो है, यानी जो सप्लायर से हम लोग को इनवॉइस मिल रहा है वो क्या है? इंटरनल एविडेंस है. नहीं, ये सप्लायर से मिल रहा है हमें, तो ये इंटरनल हुआ क्या? नहीं हुआ ना ये इंटरनल. नाउ लेट अस सी द आंसर कि इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है, क्योंकि हमें उनके ही आंसर के हिसाब से एग्जाम में भी लिखना है, राइट? सो सी दिस आंसर, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज इंटरनल एविडेंस इज द, पहले आपको बताना है, देखो कि इंटरनल एविडेंस क्या होता है. इज द एविडेंस दैट ओरिजिनेट्स विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन. क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में ही वो क्या होता है? ओरिजिनेट होता है. क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कंपनी का आप ऑडिट करो तो कंपनी जो है, तो कंपनी के अंदर ही एविडेंस जनरेट हो रहा है. ठीक है. सिंस परचेस इनवॉइस ओरिजिनेट्स आउटसाइड द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस. इट्स जस्ट एज सिंपल एज इट साउंड्स. ओके, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Sufficiency is the measure of the quality of audit evidence. एक मिनट. हाँ, sufficiency is the measure of quality. यानी जब हम लोग बोलते हैं कि audit evidence should be appropriate and sufficient, तो sufficient का मतलब क्या हुआ? Is it about the quality of audit evidence? Yes or no? So देखते हैं कि is the sufficiency all about quality of audit evidence? Is sufficiency about the quality of audit evidence? So no, it is not correct. Sufficiency is a measure of quantity. ठीक है, यही आपको याद आना चाहिए एग्जाम में कि क्वालिटी था या क्वांटिटी था. जब हम लोग रीड करते तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यू शुड रिमेंबर कि सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी वाइज, नॉट क्वालिटी वाइज. ओके, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज. ओके, ऑन द अदर हैंड अप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ, देखो जैसे मैंने बोला कि अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी और सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी. ओके, ये बहुत बेसिक लगता है लेकिन आ सकता है एग्जाम में. थर्ड क्वेश्चन. इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. सो डू यू थिंक दैट इंक्वायरी अकेले ही सफिशिएंट है जब हम लोग कोई इंटरनल कंट्रोल्स चेक करें? फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि सिर्फ मैं अगर मैनेजमेंट के साथ में उस पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंक्वायरी कर लूँ तो मुझे जवाब मिल जाएगा, और जवाब मिला भी तो कैन आई रिलाई ऑन दैट जवाब? नो. इंक्वायरी के साथ में आपको और कोई ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप जाके रिपोर्ट करोगे उसके बारे में. ठीक है, यू विल नेवर एंड यू शुड नेवर रिलाई ओनली ऑन इंक्वायरी. आंसर देख लेते क्या? लेट्स सी द थर्ड आंसर that our institute has given to us. Incorrect. Inquiry along with other audit procedure. जैसे मैंने आपको बोला कि इंक्वायरी प्लस
सिर्फ इंक्वायरी नहीं, आपको इंक्वायरी प्लस ये जो दूसरा भी ऑडिट प्रोसीजर्स है उनके साथ मिलके आपको इंक्वायरी यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, आप इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व भी करो कि किस तरह से इन्वेंट्री काउंटिंग हो रहा है, अलॉन्ग विथ आप इंक्वायरी भी करो उनसे, है ना, जो इन्वेंट्री काउंटिंग को कर रहा है। फिर इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऐसे आप इन सब के साथ में इंक्वायरी कर सकते हो। वुड ओनली इनेबल द ऑडिटर टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट हमें कंप्लीट करना है। 1 सेकेंड। ओके, what is it? Fourth question. When auditor inquires the management as part of the audit procedures, it should be formal written form only and not informal oral inquiries. तो क्या जब हम लोग मैनेजमेंट के साथ में इंक्वायरी कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो should it only be in written form, or it can be also 1-to-1, or it can be also orally inquiry done? So दोनों भी चलेगा, एक ही चलेगा, क्या है, व्हाट इज़ द मैटर? तो देखते हैं आंसर में, क्या नहीं, हमें ये बोलना है कि करेक्ट या इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, राइट, कि सिर्फ रिटन फॉर्म में ही आप इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट को। तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? देख लेते हैं। इनकरेक्ट, देखो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द आंसर्स इनकरेक्ट ही है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम में मोस्टली ये लोग क्या पूछते होंगे। ओके, देखो इनकरेक्ट है, एंड एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इनकरेक्ट करेक्ट सिर्फ ये नहीं लिखना है, आपको आगे उसके रीज़न भी देना है, ठीक है। व्हेन ऑडिटर इंक्वायर्स द मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, सच इंक्वायरीज में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटन टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज। तो आपका ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि आप फॉर्मल रिटन इंक्वायरी भी कर सकते हो, आप इनफॉर्मल भी कर सकते हो, आप इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Fifth statement, assertions refer to the representations by the auditor to consider the different types of the potential misstatements that may occur. तो क्या assertion representation है? ऑडिटर ने दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। इज इट लाइक दैट? सो लेट अस सी द आंसर. Is it correct, incorrect? It is not correct. Assertions refer to representations by management. Assertions यानी क्या? जैसे कि कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम ले लो, आप फिक्स्ड असेट ले लो, तो ये जो फिक्स्ड असेट के अकाउंट बैलेंस दिए है, क्लासिफिकेशन किया है, तो क्या ये ऑडिटर करता है? क्या ऑडिटर बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है किसी कंपनी का? नहीं, ऑडिटर सिर्फ उसको चेक करता है, एग्जामिन करता है और रिपोर्ट करता है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक सच रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी क्या? जो P&L है, जो बैलेंस शीट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जो भी चीज़ें जैसे आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। as used by the auditor to consider different types of potential misstatements. हाँ, ऑडिटर उसे यूज़ करता है, लेकिन ये मैनेजमेंट देते हैं ना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर जो असर्शंस है वो देते हैं, और ऑडिटर नहीं, ऑडिटर सिर्फ क्या करता है, इनको यूज़ करते हैं ये स्टेटमेंट्स को, राइट। सो दिस इज अ नॉट करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन. The method which involves dividing the population into groups of items. क्या है? dividing population, जैसा नाम आ चुका है, यानी आपका कहीं ना कहीं सैम्पलिंग, कहीं ना कहीं सैम्पलिंग पे आपका फोकस जाता है. इंटू ग्रुप्स बोला यानी स्ट्रेटास, राइट, इज नोन एज ब्लॉक सैम्पलिंग. मुझे नहीं लगता है ब्लॉक सैम्पलिंग, मुझे ऐसा लगता है ये स्टैटिस्टिकली स्ट्रेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है. लेट्स सी.
ठीक है, तो सिक्स्थ आंसर इनकरेक्ट है। द मेथड विच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन डिवाइड करके आप क्या करते हो, उनको डिवाइड करके यू मेक द ग्रुप्स ऑफ इट ऑफ आइटम्स इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में आप सैम्पल करते हो और क्लस्टर सैम्पलिंग में आप स्ट्रैटास बनाते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एनी विच वेज क्लस्टर सैम्पलिंग, वेर एज ब्लॉक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ अ डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक सैम्पलिंग के बारे में भी बात करना है और आपको किसके बारे में बात करना है, क्लस्टर सैम्पलिंग और ब्लॉक सैम्पलिंग के बारे में भी आपको बात करना है। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग इज समवॉट रिलेटेड टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग समवॉट, ओके, बट इट इज डेफिनेटली नॉट ब्लॉक सैम्पलिंग, डेफिनेटली नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेवेंथ क्वेश्चन। Universe refers to the entire set of data from which a sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusions. So it is right or wrong? Universe, क्या यूनिवर्स मतलब एंटायर सेट ऑफ डेटा है? अभी जिन्होंने सैम्पलिंग पढ़ा है उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सैम्पलिंग में एक होता है कि पॉपुलेशन यानी जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा है, तो सेल्स में 12 मंथ्स का डेटा है ना, ईयरली बेसिस पे। तो पूरे 12 मंथ्स का जितना भी डेटा है, पूरा पॉपुलेशन है हमारा, वो पूरा एंटायर सेट ऑफ डेटा है। उसमें से हम लोग कुछ कुछ मंथ चूज़ करते हैं। सपोज मैंने जुलाई चूज़ कर लिया, सितंबर चूज़ कर लिया, मार्च चूज़ कर लिया। इन सब का मैं क्या करूँगी, डिटेल में सेल्स चेक करूँगी, बाकी मंथ्स का नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम टेकिंग द सैम्पल बेसिस, मतलब सैम्पल से मैं रैंडमली सिलेक्ट किया है मैंने फॉर एग्जाम्पल। तो दैट इज़ नथिंग बट आप अगर 12 महीने का कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एंटायर सेट ऑफ डेटा का ऑडिट कर रहे हो। आप सैम्पल्स चूज़ करो यानी यू आर डूइंग सैम्पल सिलेक्शन। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। सो अभी देखो, पॉपुलेशन तो यूनिवर्स नहीं है वर्ड जो दिया है, क्या वर्ड है, ओके वॉट एवर, इसमें लिखते नहीं आ रहा, दैट्स ओके। सो पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैम्पल इज सिलेक्टेड। तो डेफिनेटली इनकरेक्ट था, उसको यूनिवर्स नहीं बोलते हैं, उस एंटायर सेट ऑफ डेटा को पॉपुलेशन बोलते हैं। नीचे कुछ दिया है नहीं, इतना ही था आपका आंसर। आपको भी एग्जाम में इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ बकवास चीज़ें प्लीज़ मत लिखना, ओके। हम लोग बहुत कुछ कुछ ऐड ऑन कर देते हैं अपने एंड से, कभी कभी कोई लोग, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ दैम, मेरे साथ भी ऐसा होता था, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। तो नहीं करना है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन, ओके, उतना टाइम भी नहीं हुआ है आपके पास। Eighth question, non-statistical sampling is an approach to sampling that has the random selection of the sample items and the use of probability theory to evaluate sample results including measurement of sample risk characteristics. तो क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है, हमें क्या क्या वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। देखते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। एट्थ क्वेश्चन, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन में क्या दिया था, नॉन स्टैटिस्टिकल, तो नॉन स्टैटिस्टिकल के बारे में नहीं था वो डिस्क्रिप्शन था स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऐसा होता है कि रैंडमली सिलेक्शन होता है सैम्पल आइटम्स का, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने देखा कि कौन से महीने में सेल्स ज़्यादा है जुलाई में, तो मैंने जुलाई मंथ सेलेक्ट किया, नहीं, मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। सपोज़ मैंने कोई भी रैंडमली मंथ सेलेक्ट करा, जुलाई, मुझे अगस्त, ये वो रैंडमली मंथ सेलेक्ट कर दिया, एंड द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेल्युएट सैम्पल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैंने जो मंथ सिलेक्ट किया है वो मैंने देख के सिलेक्ट किया कि हाँ, हो सकता है मार्च में कोई एडजस्टिंग एंट्रीज मारी होगी तो मार्च वाला मंथ सिलेक्ट कर लेते, तो मैंने वो रिस्क सोच के फिर वो मंथ चूज़ किया कि मैं इस मंथ का, मार्च मंथ का सेल्स का डेटा क्या करना है, हमें वाउच करना है, तो मैंने उस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया। तो हाँ, इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर मेरे को आप पूछो तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करके भी निकाला जाता है। ये मैं इसका मतलब एक क्या बोल सकते हैं, आप जब पूरा ये रीड करोगे, क्या कहते हैं, मॉड्यूल रीड करोगे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैथमेटिकल तरीका यूज़ करते हैं सैम्पल सिलेक्शन के लिए। ओके, उसके बेसिस पे रैंडमली
क्या वो फॉर्मूला लगा के फिर आप सैम्पल सेलेक्ट करते हो। ओके, उतना टाइम अभी नहीं है। सैम्पल नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, ये किसने बता दिया इनको, ये गलत है। क्योंकि सैम्पल जब हम सिलेक्ट करते हैं वो पूरा पॉपुलेशन जो होता है डेटा का उसका वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए ना उसने, नहीं तो मिस स्टेटमेंट हो जाएगा हमसे, कोई मतलब डिटेक्शन रिस्क हो जाएगा। इनकरेक्ट, वॉट एवर मे बी अप्रोच, चाहे आप नॉन स्टैटिस्टिकल यूज़ करो, चाहे आप मैथमेटिकल चीज़ें लगा के सैम्पलिंग सेलेक्ट करो, द सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। दिस मीन्स, अभी रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग वो देंगे, देखो, दिस मीन्स दैट इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर। हम ऐसा नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए, लेकिन क्लोजली यानी काफ़ी हद तक सिमिलर होना चाहिए पूरे पॉपुलेशन को, पूरे सेट ऑफ डेटा को, नॉट ऑल्दो नॉट नेसेसरीली एग्जैक्ट द सेम। द सैम्पल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 10th क्वेश्चन, the objective of stratification is to increase the variability मतलब difference of items within each stratum मतलब group, and therefore allow sample size to be reduced without increasing sample risk। यानी क्या कि stratification एक type of sampling है, ठीक है, तो उसका काम क्या है इसके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स, यानी क्या कि हम लोग को अलग अलग किस्म के आइटम्स वो सैम्पल में मिल जाए वो ग्रुप्स में, एंड सैम्पल साइज हमारा कम हो जाए, और सैम्पल विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पल रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम लोग सैम्पल साइज भी रिड्यूस कर दें। तो क्या ये वो है, क्या स्ट्रैटिफाइड इज सच ऑफ अ काइंड? लेट्स सी। इनकरेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी, यानी आइटम ज़्यादा अलग अलग ना हो। मतलब हम क्या करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन में, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, राइट, और ग्रुप्स बना के फिर सैम्पल उसमें से सैम्पलिंग करते हैं। तो ग्रुप्स जब हम बना रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली सिमिलर आइटम्स के ग्रुप बनाएंगे ना, अलग अलग आइटम के थोड़े ग्रुप बनाएंगे। और जब हम लोग सिमिलर आइटम का ग्रुप बना रहे हैं यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबिलिटी यानी उनमें का फ़र्क मतलब कम फ़र्क वाले आइटम्स चूज़ कर रहे हैं एक ग्रुप में, करेक्ट। तो वी आर रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम, each group, and therefore allow sample size to be reduced without the sampling risk, without increasing the sampling risk. Okay, next question please. When statistical sampling is used to select a sample need not be representative because statistical sampling takes care of the representation. No, हमने इसके पहले वाले ही आंसर में ये पढ़ा कि चाहे आप स्टैटिस्टिकल यूज़ करो चाहे आप नॉन स्टैटिस्टिकल यूज़ करो, आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। बाद में अगेन जैसे हमने पहले पढ़ा मीनिंग बताया है रिप्रेजेंटेशन का, नथिंग एल्स, कुछ अलग नहीं बोला है। तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप देख सकते हो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अच्छे से करके जाओ, राइट। 1 minute, okay. Okay, stratified sampling is used for homogeneous population. homogeneous मतलब क्या, सेम मतलब जो एक दूसरे से मैच करते हो, somewhat same, okay. So is it does it has homogeneous population? Incorrect. Stratified sampling is used when the population is diversified, that is heterogeneous. The population is divided into सब, फिर आपको बताना है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है। तो आप बताओगे कि आप डिवाइड करते हो इनटू सब पॉपुलेशन हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, हम लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कैसा, एक पॉपुलेशन मतलब क्या, पूरा सेट ऑफ डेटा कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस, है ना, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब उसको सब पॉपुलेशन में मतलब ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं तभी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी तभी होमोजीनियस होना चाहिए। सैम्पल आर देन चोजन फ्रॉम दीज सब पॉपुलेशंस विच आर कॉल्ड एज स्ट्रैटम।
Therefore, stratified sampling is not useful in case of homogeneous population. तो सिंपल सी चीज़ है, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होना चाहिए, सब पॉपुलेशन होमोजीनियस होना चाहिए. ओके ओके, वेरी वेल done with this. Now next question. Non-statistical sampling is considered to be more scientific than the statistical. So देखो, नहीं, देखो statistical sampling में mathematics use होता है, so that is more scientific. Non-statistical sampling में मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होता है, वो मियरली जो ऑडिटर है उसके जजमेंट पे बेस होता है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस होता है ठीक है, जनरली. तो इसलिए ये गलत है, ये साइंटिफिक नहीं होता है नॉन स्टैटिस्टिकल, ये जजमेंट पे बेस होता है. तो देखते हैं, इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, जैसे मैंने बोला कि स्टैटिस्टिकल यूजेस साइंटिफिक मेथड. Okay, the use of probability theory is involved in statistical so that every sample unit has an equal chance of getting selected. In the non-statistical sampling, auditor's judgment, जैसे मैंने आपको बोला, experience उसमें काम आता है, ठीक है, without any scientific method. So that was incorrect. I hope you have understood. So हम लोग कितने quickly इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, right? Just a reminder, if you have not subscribed the channel and you are watching this lecture, humble request to subscribe the channel, okay? To subscribe the channel so that even I get motivated to record and bring to you these amazing lectures, okay? Also like the lectures if you have come till here watching and if you're liking the lecture, okay? Thank you so much. Let's move on next. 14th question. In case of statistical sampling, auditor's bias in choosing sample is involved. Bias means what? Okay, so auditor's bias in choosing sampling is involved. Biasness means what? Means unfair, right? Unfair. एक unfairly auditor क्या कर रहा है? Sample को choose करते वक्त use कर रहा है. All right. तो नहीं हो सकता है ऑडिटर खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से या खुद के जजमेंट नहीं बोल सकते, हम लोग बायसनेस ही बोल सकते हैं. खुद के बायसनेस के हिसाब से वो क्या नहीं कर सकता, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं चूज़ कर सकता है. फिर से आपको बोलना है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ कर रहा है, इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. मतलब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है आपको बोलना, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या है वो आपको बोलना है. हेंस पर्सनल बायस यानी पर्सनल चॉइसेस हम बोल सकते हैं, बायस होना मतलब, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एंड नॉट स्टैटिस्टिकल. ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो होता है उसमें उसका बायसनेस मतलब उसका जजमेंट यूज़ होता है, उसके व्यू पॉइंट्स यूज़ होते हैं. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वो मैथमेटिकल वे से निकाला जाता है, रैंडम सिलेक्शन होता है. 15th, in stratified sampling, the conclusion drawn on each stratum can be directly projected to the whole population. The conclusion drawn on each stratum can be directly projected to the whole population. So is it true or false? Is it correct or incorrect? So it is not correct. Why? Let's see. In case of stratified sampling, the conclusions are drawn on the stratum, मतलब कि जो groups बनाए ना उस पे. The combination of all the conclusion on stratum together will be used to determine the possible effect of misstatement or deviation. तो आपको बस इतना याद रखना है कि सिर्फ एक एक स्ट्राटा लेके आप सिर्फ एक स्ट्राटा का कुछ अपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसके बेसिस पे आप पूरे पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, नहीं. आपको कॉम्बिनेशन लेना है सब ग्रुप्स का, सब स्ट्रैटा का, और फिर आपको डिसाइड करना है कि वेदर देर इज़ एनी मिस स्टेटमेंट, whether there is any deviation or variation. Hence, the samples are used to devise conclusion only on the respective stratum from where they are drawn and not the whole population. Okay? Okay, is it clear? अभी आगे बढ़ते हैं. We are almost there to complete this lecture. Okay? Low acceptance sampling risk requires larger sample size. Low acceptance sampling risk requires larger sample size. यानी कि अगर हम किसी चीज़
अगर हम किसी चीज़ का रिस्क जो है वो एक्सेप्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी सपोज फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री काउंटिंग है तो उसमें हम लोग को रिस्क एकदम लो लेवल का चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को मतलब कि लार्जर सैम्पल साइज देखना चाहिए। हम लोग एक्चुअली इन्वेंट्री में तो सैम्पलिंग नहीं कर सकते, बट फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि जैसे हम लोग को उसमें अगर रिस्क कम चाहिए तो हम लोग ज़्यादा सैम्पल यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर मतलब हम लोग क्या करें कि हम लोग उस रिस्क में क्या करें, लो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग रिस्क है ना, रिस्क का एक्सेप्टेंस या टॉलरेंस लेवल कम है तो हमें सैम्पल साइज ज़्यादा लगेगा। तो यस, सम वॉट दिस आंसर इज करेक्ट। यस, सी करेक्ट। Sampling risk arises from possibility that the auditor's conclusion based upon sample may be different from conclusion that would have been reached if same audit procedures were applied on the entire population. If acceptable sampling risk is low, large sample size is needed. जहाँ हम लोग को लगता है कि रिस्क बिल्कुल कम होना चाहिए वहाँ पे हमको ज़्यादा ह्यूज सैम्पल लगेगा ना, जिसको हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, फिर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, फिर हम लोग रिपोर्ट करेंगे, तो हमको ज़्यादा सैम्पलिंग साइज लगेगा उस केस में जहाँ पे हमारा लो एक्सेप्टेंस लेवल है रिस्क का, कि हम लोग लो लेवल ऑफ एक्सेप्ट करेंगे रिस्क को, ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the standards on auditing SC 520 analytical procedures, the term analytical procedures means evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among financial data only. Now आपको क्या मिसिंग लग रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में? यस, देर इज़ नो नॉन फाइनेंशियल के बारे में तो बात ही नहीं किया है। तो ये देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब जब आएगा यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर कि ये फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल दिया नहीं है, मुझे लगता है ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। सो यस, इनकरेक्ट। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 520, analytical procedures means evaluation of financial information through analysis of plausibility among both financial and non-financial data, among both financial non। तो आपको क्वेश्चन रिपीट करना है और लास्ट में सिर्फ ये ऐड ऑन कर देना है। ओके, इज इट ओके? वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेशन। ओके, auditor can depend on routine checks to disclose all the mistakes or manipulation that may exist। तो क्या ऑडिटर सिर्फ रूटीन चेक्स पे, रूटीन जो चेक होते हैं तो क्या उस पर डिपेंड कर सकता है? सारे मिस्टेक और मैनिपुलेशन अगर अकाउंट्स में होते उसके लिए कैन ऑडिटर डिपेंड ऑन सच रूटीन चेक्स ओनली? सो नो, routine checks cannot be dependent upon to disclose all the mistakes, manipulation that may exist in accounts. Certain other procedures also have to be applied, like trend and ratio analysis. Let me tell you, trend and ratio analysis are nothing but analytical procedures. तो आप सिर्फ रूटीन चेक्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, आपको बाकी एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगाने चाहिए। ओके, इन एडिशन टू रीजनेबल टेस्ट भी लगाने चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Only purpose of analytical procedure is to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedure। तो क्या इसका analytical procedure का सिर्फ पर्पज़ यही है कि relevant और reliable audit evidence दे? Is it the only purpose of analytical procedure? सो इट इज़ नॉट करेक्ट। एनालिटिकल प्रोसीजर, पहले आपको बताना कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या यूज़ करता है। इट यूजेस कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, रिलेशनशिप्स, वेदर अकाउंट बैलेंसेस और अदर डेटा अपीयर रीजनेबल। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो दो पर्पसेस दिए हैं। पहला तो करेक्ट है कि आप रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस देखें, बट दूसरा क्या है, टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिटर when forming an overall conclusion। तो ओवरऑल कंक्लूजन के लिए भी हेल्प करता है ऑडिटर को टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग। तो जितना ऑडिटर को कंपनी के बारे में पता लग रहा है तो क्या वो सही है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसको असिस्ट करने के लिए
आपको एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करता है अलॉन्ग विथ obtaining relevant and reliable audit evidence. Okay, so there are major two major reasons. Analytical procedures are required in the planning phase only. नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्लानिंग फेज में ही एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ कर रहे हो. इनकरेक्ट. Analytical procedures are required in the planning phase and it is often done during the testing phase. In addition, these are also required during completion phase. तो तीनों phases में planning में भी यूज़ होता है, टेस्टिंग में भी यूज़ होता है और कंप्लीशन फेज में भी यूज़ होता है. देखो ये इतना सा करेक्ट इनकरेक्ट है पर कितना उसमें इट इज़ प्रीटी मच नॉलेजेबल. इसमें से आपका 1-2 मार्क डिसाइड होता है, हो सकता है. Next, substantive analytical procedure generally less applicable to large volumes of transactions that tend to be predictable over time. तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, देखते हैं. 21. Incorrect. Substantive analytical procedures are generally more applicable to large volume of transactions. ज़्यादा transactions है तो वहाँ पे substantive analytical procedure यूज़ होता है, ना कि जहाँ पे less volume of transaction है. ठीक है. Now next question. Ratio analysis is useful in analyzing revenue and expense account only. Only word. Ratio analysis is useful for analyzing assets and liability accounts as well as revenue and expense. तो उन्होंने सिर्फ revenue and expense दिया था, asset liability नहीं दिया था. तो asset liability में भी वो यूज़ होता है डेफिनेटली. तो स्टेटमेंट कैसा था, इनकरेक्ट. नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन. रीजनेबलनेस टेस्ट rely only on the events of the prior period like other analytical procedure. Is it correct or is it incorrect? So it is incorrect. Unlike trend analysis, reasonable test does not rely on events of prior period but upon non-financial data. तो आपको ये याद रखना है कि reasonableness test जो है वो non-financial data पे डिपेंड करता है, ना कि प्रायर पीरियड इवेंट पे. ट्रेंड एनालिसिस प्रायर पीरियड इवेंट पे रिलाई करता है. ठीक है. The statutory auditor of the company can apply analytical procedure to standalone financial statement of a company only and not to the consolidated financial statement. Now let me tell you, consolidated financial statement यानी for example अगर कोई कंपनी उसका एसोसिएट है, उसका सब्सिडरी है, तो वो अगर सब्सिडरी प्लस होल्डिंग कंपनी का मिला के कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन स्टैंड अलोन यानी क्या, सब्सिडरी का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग का अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो देखो इनकरेक्ट. एनालिटिकल प्रोसीजर्स में बी अप्लाइड टू कंसोलिडेशन ऑल्सो. कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स यानी वही मैंने जो बोला, सब्सिडरी हो गया, एसोसिएट कंपनी हो गया, जो भी है, एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑल्सो. तो बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर सबको अप्लाई होता है, चाहे आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, चाहे आप कंपोनेंट्स का बनाओ, चाहे आप इंडिविजुअल्स का बनाओ, सबको. Okay, so these were my 24 correct incorrect question and answers from your module. I hope you like this lecture. Subscribe this channel, like the lecture, and we will come back with another lecture जहाँ पे हम लोग और भी आगे के, एक तो हम लोग illustrations टेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस लेंगे, या तो हम लोग theoretical क्वेश्चंस लेंगे. Okay, so we have completed this lecture in 13 minutes. Okay.